जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है थिएटर या स्टेज की बहुरंगी दुनिया का। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनका सफर जितना लंबा है उतना ही प्रेरणादायक भी। रेल की पटरियों से शुरू हुई उनकी कहानी आज मंच, फिल्म और टीवी तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्री अतुलेश कुमार जी का, एक ऐसे शख्स जिन्होंने रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई और साथ ही रंगमंच पर अपनी एक्टिंग, लेखन और निर्देशन से सबका दिल जीत लिया। 30 से ज्यादा नाटकों में शानदार भूमिकाएं, 2 बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड और हाल ही में टीवी शो दूसरी माँ में अपनी उपस्थिति से सभी को प्रभावित किया। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं ऐसे कलाकार का जिन्होंने ड्यूटी और पैशन दोनों को बराबर सम्मान दिया। अतुलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद आलोक जी, और सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ में जुड़ करके और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद समीर गोयल साहब का भी। तो अतुलेश जी, शुरुआत करते हैं। तो अब आप आरंभ से बताइए, बचपन में ही एक्टिंग का शौक लग गया था क्या आपको? ये पता नहीं क्या था, एक जुनून था या क्या था, लेकिन हाँ, मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद था, लेकिन बंदिशें बहुत थी। कभी कभार हम लोग नाटक वगैरह देखने जाया करते थे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने पहला पिक्चर जो देखा जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, लेकिन उससे पहले मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। ये पता नहीं कहाँ का एक, वो पता नहीं क्या बोलना चाहिए उसको, एक उत्सुकता थी, कोई कीड़ा था या क्या था, या बचपन में मैं मेरे फादर को देखा करता था कि भाई फादर के साथ में बैठ करके कुछ एक्टिंग सीखा करते थे और कुछ हमारे यहाँ रिहर्सल वगैरह चलती थी। लेकिन जब मैंने होश संभाला तब तक हमारे फादर ने ये सब छोड़ दिया था। तो ये समझ लो कि बचपन से ही मेरी कुछ इसमें उत्सुकता रही, और बहुत बाद में जाके पता लगा कि हमारे फादर किसी जमाने में ड्रामा डायरेक्टर हुआ करते थे। ये किस्से बहुत सुनाया करते थे वो, लेकिन मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो प्ले डायरेक्ट करते थे। ये तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट फादर के टाइम के वो मिल करके मैंने उनको पैर वैर छुए, तो उन्होंने कहा हाँ हम आया करते थे और अंकल जो है ड्रामा डायरेक्ट किया करते थे। ये बहुत बाद में आकर के मुझे पता लगा। भाई अतुलेश जी, ये बात तो अद्भुत है। हमारे साथ भी आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है, ये बात शेयर नहीं हुई कि आपके फादर को भी डायरेक्शन का और एक्टिंग का शौक था। ये तो आज ही इस इंटरव्यू के दौरान मुझे पता लगा है, और नॉस्टैल्जिक भी है और अद्भुत भी है, और उसी से शायद आपने ये लिया है। बिल्कुल, मजे की बात ये थी आलोक जी कि हमारे फादर को मैंने कभी पिक्चर देखते हुए नहीं देखा, और उनके ब्रदर वगैरह जो थे, हमारे ताऊ या चाचा जो भी होते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे कि चलो पिक्चर देख आते हैं, तो वो कभी पिक्चर देखने नहीं जाते थे। एक बड़ा मुश्किल से एक दबाव बना के उनको वक्त पिक्चर दिखाने लेकर के गए, फादर बीच में से ही उठ आए। बलराज साहनी की पिक्चर थी। हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा है।
अब आप थोड़ा आपके रेलवे के सफर पे आते हैं। आपने रेलवे में एक बहुत ही लंबा और ऑनरेबल कैरियर बिताया, लेकिन साथ ही साथ आप ड्रामा और कल्चरल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहे। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे आप मैनेज करते थे? ये थोड़ा बचपन से ही थोड़ा शौक था कि भाई मैं कहीं एक्टिंग करूं या क्या करूं। तो हमारे यहाँ एक स्टूडियो हम लोगों ने खोला हुआ था, फोटोग्राफी का एक शौक वो भी था हमारा। तो हम्म, फोटोग्राफी करने जाया करते थे। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ मेरे फादर की वॉइस। तो ओके, अच्छा। फादर भी रेलवे में थे। तो फादर चूंकि बहुत एक्टिव थे, तो लोग बागों को मुझसे भी उतनी ही ज्यादा उम्मीदें थी। तो हम्म, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 1984 के अंदर, हम्म, तो उस समय से ही लोग बाग मेरे पीछे पड़ गए थे कि तुम इस एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो। सब जगह मेरे पीछे पड़े रहते थे, और पता नहीं क्यों एक आत्मविश्वास उनके अंदर था कि ये आदमी कर जाएगा, इसको जो काम दो वो कर लेगा ये। हम्म, और मैंने भी उसको ये समझते हुए लिया कि फादर की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे करना है। तो ये एक अद्भुत रहा। हम्म, हम्म। मतलब फादर एक साय की तरह आपके साथ साथ हमेशा रहे, एक तरह से अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। चलिए। बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम्म। आपको याद है आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब और कहाँ हुई, और कैसे उस वक्त आपने अनुभव कैसा रहा था, वो कैसा हुआ? वो बहुत ही मज़ेदार रहा। वो जी। एक्चुअल में मैं पहला अगर सोचा जाए तो पहला स्टेज तो मैंने प्राइमरी स्कूल में, जब मैं मेरे ख़्याल से नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, तब हमको एक सॉन्ग के लिए खड़ा किया गया था। इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था, तो उसमें एक सॉन्ग दिया था, तो उसमें वो कर गुज़रे थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में एक सनक सी थी, जिसको मैं पहचानने में भूल कर रहा था, क्या कर रहा था। मैं जब 5th क्लास में पढ़ता था, तो आदर्श विद्या मंदिर के अंदर मैं पढ़ता था। आदर्श विद्या मंदिर बांदीकुई के अंदर उस समय एक प्ले था, उसका नाम था हृदय परिवर्तन। ये था महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच का। हम्म, शक्ति सिंह किन्हीं कारणों से अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि भाई मैं अपने भाई के विरुद्ध खड़ा हुआ हूँ। तो मेरा रोल था शक्ति सिंह का। मैं महाराणा प्रताप का पीछा कर रहा हूँ, और वो पलट करके मुझे देखते हैं, आगे भागते हैं। लास्ट में मतलब ये कि स्टेज की परफॉर्मेंस थी, तो इसलिए उनको स्टेज पे रुकना ही था। मैं उनके आगे गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ के माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। इतने में अकबर का कोई सिपाह सालार जो होता है, हम्म, वो उसने तीर चलाने की कोशिश करी, और मैंने अपने तीर से उसको मार दिया। ओके। और उस समय आंसू तो खैर क्या आते थे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे आंसू आए। मैं महाराणा प्रताप के कदमों में पड़ा हुआ था। महाराणा प्रताप ने मुझे गले से लगाया। ये एक मुझे अभी भी वो याद है। अ, ये पहला पल बहुत था। वैसे आपने बहुत पुरानी याद दिला दी मुझे भी। ये शक्ति जी, सिंह और महाराणा प्रताप का जो है, ये हम लोगों की स्कूल की किताब में भी ये चैप्टर था, और हल्दी जी, घाटी के युद्ध से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें भी बहुत पुरानी याद है। आप गजब की चीज याद दिला दी आपने। ये क्या बात। हिस्टोरिकल बहुत बढ़िया। आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर हेडक्वार्टर में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और जॉइंट कल्चर सेक्रेटरी भी रहे हैं। उस समय में रेलवे में कल्चरल एक्टिविटीज का माहौल कैसा था? थोड़ा शॉर्ट में हमें बताएं कुछ उसके बारे में, रेलवे के बारे में। यूं तो रेलवे की एक सशक्त टीमें रही हैं जगह जगह, लेकिन जयपुर डिवीजन इस मामले में कहीं थोड़ा सा पीछे था। हाँ, मुझे याद है कि 1982 के अंदर रेलवे की एक टीम ने या एक टीम लीडर ने यहाँ 82 में जब एशियाड 82 हुए थे, उस समय के लगभग 1000 लड़कियों को लेकर के घूमर वहां कराया था। तो वो 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 चूंकि फादर के दोस्तों में हुआ करते थे, मैं उनके टच में था।
तो वो टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट पे हुआ करते थे, तो वो डांस भी अच्छा करते थे, अच्छी वो करते थे, तो मैं उनके टच में था बराबर से। लेकिन हाँ, रेलवे का जो आप कह रहे हैं कि कल्चरल था, कल्चरल बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन जयपुर डिवीजन में काफी कम रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अ, अंग्रेजी फरमान कुछ ज्यादा दबाव में चलता था। ओके, अच्छा। तो और जहां तक हम बात करें जयपुर डिवीजन की, मतलब ये डिवीजन बने हुए थे, वेस्टर्न रेलवे का एक डिवीजन था जयपुर डिवीजन। यहाँ ब्रिटिश टाइम का इंस्टीट्यूट बना हुआ था, जिसके अंदर क्या? किसी जमाने में बहुत अच्छे शो हुआ करते थे। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था बांदीकुई में, और ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था फुलेरा के अंदर। ओके। तो बांदीकुई में जो इंस्टीट्यूट चलते थे, वहाँ इंस्टीट्यूट में हम लोग प्ले वगैरह देखा करते थे, और उसमें हमारे फादर कभी डायरेक्ट किया करते थे। और ये एक छोटे मियाँ बड़े मियाँ ट्रेन रेस, ये नाम ही अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसा बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया जो बहुत पॉपुलर रहा, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो शेयर कीजिए। उसके पीछे की कहानी ये है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 2003 के अंदर इसका जन्म हुआ। तो अलग अलग जोन बनाए गए थे, नए जोन खोले गए थे, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे से मिलकर के एक नया जोन बनाया गया था। और ये अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को इनॉग्रेट हुआ था। तो नई एक कमेटी बनाई गई कि भाई इसका जो अपन पहली बरसी जो मनाया जाए, पहला एनुअल डे जो मनाया जाए, वो किस तरीके से मनाया जाए। तो एक बहुत ही क्रिएटिव डॉक्टर एनके कल्ला थे, उन्होंने पूछा होगा किसी से कि भाई यहाँ कल्चरल का कोई संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। तो उसमें ये रहा कि मेरा नाम उभर करके आया सबसे पहले, कि अगर किसी आदमी को अगर ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो सबसे पहला शख्स अतुलेश होगा। ओहो, वेरी गुड। तो तो चर्चाएं होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम एक अद्भुत तरीके का करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटी लाइन भी है और बड़ी लाइन भी है, गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। तो इससे बढ़िया अवसर नहीं होगा कि हम एक छोटी लाइन के डिब्बों के अंदर जो सीटें होती हैं, उन सीटों को हटा के साइड में लगाते हुए बड़ी लाइन के डिब्बे जो हैं उनके अंदर बड़े मतलब बीच में से सीटों को हटाते हुए साइड में लगा, और बीच में मतलब 8-8 बोगियों के वो बनाए गए, और बीच में जो है कल्चरल प्रोग्राम चलते रहे। तो हमारे पास में जो जोन में डिस्ट्रिक्ट थे या डिवीजन थे, वो थे जोधपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और जयपुर डिवीजन। इसमें भी वर्कशॉप भी शामिल थे, जिसमें बीकानेर वर्कशॉप था, जोधपुर वर्कशॉप था, अजमेर वर्कशॉप था। तो इस तरीके से हमारे पास में टीमें पर्याप्त 2-2 टीमें हमने मंगाई सब जगह से, और हमारा सौभाग्य रहा कि उसके अंदर जो है जसदेव सिंह जैसी शख्सियत भी उसकी विटनेस रही। बहुत ही बढ़िया चला है। छोटी लाइन का और बड़ी लाइन का एक बराबर से रेस हुई। उस रेस में कभी छोटी लाइन आगे, कभी बड़ी लाइन आगे तो इस तरीके से चलता रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत और ही बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, जिसको बीबीसी तक ने कवर किया इस न्यूज को। अरे वाह वाह वाह, ये तो जसदेव सिंह साहब की आपने याद दिला दी। क्या क्या हस्ती थे, वो भी जयपुर के ही थे भाई, वो जयपुर के थे, और क्या तो कमेंट्री करते थे क्रिकेट की और हॉकी की, तो खैर गजब के ही थे वो। मेरे लिए इससे बड़े सम्मान का विषय कोई नहीं था कि मैं बिल्कुल साक्षात जसदेव जी के सामने खड़ा हुआ हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ। जहाँ कभी मैं कमेंट्री कान लगा करके उस पर ट्रांजिस्टर पर सुना करता था कि जसदेव सिंह जी हॉकी की कमेंट्री कर रहे हैं, क्या मजा आता था सर। अद्भुत अद्भुत। अब अतुलेश जी आते हैं आपकी थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में। जी, आपकी पहली थिएटर एक्टिंग 1968 में और आखिरी 5 अगस्त 2025 में, मतलब लगभग 6 दशक का शानदार सफर। इतने सालों तक एक्टिंग का जुनून कैसे बरकरार रहा है आपका? अब यो सोच लीजिए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं,
और 24 घंटे में आपको अपना दैनिक कार्य भी करना है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं नौकरी भी करनी है, और आपको अपने शौक भी पूरे करने हैं। तो उस समय में से समय ही चुराना पड़ता है साहब, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस छोटे-छोटे क्षणों को चुराते हुए मैं अपना काम करता रहा। कुछ तो ये रहा कि लोगों का विश्वास मेरे साथ में रहा, कुछ मेरे पिताश्री का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा। तो कुल मिलाकर के ये पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हो गया बराबर से। आपने स्टेज पे भी एक्टिंग की है, कैमरे के सामने भी एक्टिंग की है, क्या जी। दोनों में क्या फर्क महसूस होता है? स्टेज की एक्टिंग आपके पसीने निकाल देती है, और जो आप पर्दे पे जब आप करते हैं तो ये समझ लो कैमरा मैन के पसीने निकलवा देती है। मतलब वहां तो आपको रिटेक के चांस ही चांस है, वो बार बार कहेगा कि रिटेक रिटेक रिटेक। और जब आप स्टेज पे होते हैं तो स्टेज का जब आप शो कर रहे होते हैं और आपसे एक थोड़ी सी चूक हुई तो सामने जो आपको डायलॉग कवर कर रहा है को आर्टिस्ट, उसके पसीने आ जाते हैं। बहुत मुश्किल है साहब स्टेज की आर्टिस्ट, स्टेज पे आपको परफॉर्म करना। और उतना मतलब उतना तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, लेकिन वहां भी मजा हुआ कलाकार ही चाहिए आपको। जहाँ आप बड़े पर्दे पे या टीवी पे एक्टिंग कर रहे हैं तो वहां भी मजा हुआ कलाकार चाहिए, लेकिन वहां क्या रिटेक के चांसेस होते हैं, यहाँ कोई चांस नहीं है। यहाँ अगर आपको इम्प्रोवाइज करना आता है तो आप चल सकते हो, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही आपने गहरी बात कह दी, और सही बात है। स्टेज की एक्टिंग और कैमरे के सामने की एक्टिंग में अपना डिफरेंस बहुत ही बखूबी बयान कर दिया। चलिए, आपने 30 से ज्यादा नाटकों में लीड और सपोर्टिंग रोल किए हैं। कोई ऐसा किरदार जो आज भी आपको याद है, आपके बहुत दिल के करीब है, ऐसा कोई किरदार है? हाँ, किरदार तो है सर। मैं बताऊं आपको, एक बार मैं प्ले कर रहा था तो मुझे बोलना था विद्यावती। विद्यावती मेरी मिसेज का नाम था, और बोलना था ये कि विद्यावती, मैं आज कमला की शादी तय कर रहा हूं। मेरे मुंह से ये निकल गया, विद्या की माँ, मैं आज रिश्ता तय कर आया हूं। फिर मैंने वहां कमला नहीं बोला, कमला की जगह अपनी बेटी का बोला। ये मैंने वहां संभाला, तो बड़ा हिला देने वाला बात हुई, और लेकिन वो बड़ा सक्सेस हुआ और उसमें हम लोगों का अवार्ड भी मिला, क्योंकि वो डायरेक्टर जानता था और मैं जानता था कि काम स्टेक हुई। जी, तो बस ये रहा। और एक हादसा ये हुआ कि मैं प्ले डायरेक्ट कर रहा था, तो उस डायरेक्शन के अंदर एक लड़का हमारे बहुत पीछे पड़ा कि देखो मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज कहाँ तक जाती है। मेरा कायदा ये रहा है कि जब मैं टीम के साथ करता हूँ, एज ए डायरेक्टर वर्क करता हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि स्टेज पे से कम ऑडियंस की 5 पंक्ति तक आपकी आवाज बिना माइक के जाए। उसके मतलब उससे कम मैं सहमत नहीं होता। तो उस आर्टिस्ट ने मुझे काफी दूर तक आवाज सुना करके बताई, लेकिन वो जैसे ही स्टेज पे आया, स्टेज पे आने के बाद वो ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक होते के साथ ही अब वो मेरी तरफ देखे, क्योंकि मैं विंग में खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, ये तो खतरनाक काम हो गया। मैंने जबरदस्ती एक आर्टिस्ट को स्टेज पे धक्का दिया, वो बड़े स्टाइल से खड़ा हुआ, उसने बात को संभाला। तो ये तो बात रही, लेकिन जहां तक मेरे किरदार का सवाल है तो मुझे सेठ जी के रोल बहुत अच्छे लगे। जहां जहां मैंने सेठ की किरदार निभाए, या कहीं कहीं मुझे ऐसे करेक्टर आर्टिस्ट में मान के चलो कि करेक्टर आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो ये सेठ का रोल आपके दिल के काफी गहरा, वो बिल्कुल राजस्थानी पगड़ी वगड़ी लगा के सेठ के रोल जो होते हैं वो आपने काफी किए लगता है। जी जी। अतुलेश जी, आप 2 बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीत चुके हैं। डायरेक्शन का एक्सपीरियंस एक्टिंग से कितना अलग रहता है?
डायरेक्शन और एक्टिंग का ये समझ लो कि काफी डिफरेंस है। डायरेक्टर जो होता है उसको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है कि मतलब ओवरऑल सारे कैरेक्टर जितने भी काम कर रहे हैं वो उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये देखना पड़ता है। जिस हद तक आपको पब्लिक तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और उनके इमोशन वो निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि जो इमोशन आप पब्लिक में डालना चाहते हो या पब्लिक के चेहरे पे देखना चाहते हो। मतलब अगर कुछ ऐसा है कि भाई आंख में आंसू आने हैं तो पब्लिक बाकायदा रुमाल निकाल के आंसू पोंछते हुए दिखाई देनी चाहिए। अगर हंसी की बात है तो वो खुल करके हंसने वाली बात आ जानी चाहिए। और जहां तक एक्टिंग का सवाल है, वो एक्टिंग तो आप अपने ऊपर ही पूरा खर्चा करते हो, अपने ऊपर ही पूरा फोकस करते हो। आप कोशिश करते हो उस किरदार को पढ़ने की, उस किरदार की सराउंडिंग्स में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको देखने की, और उसको उतार करके मतलब जैसे किसी किरदार को आपने जहन से लेकर के और आपके कलेजे तक उतारा और कलेजे से निकाल करके मुंह से निकाल के और आपके हाथ और आंखें और जो जो ऊपर मतलब शक से शिरा से लेकर के और नीचे मतलब तलवे के नाखून तक आपका जो पोस्चर आना चाहिए, जेस्चर आना चाहिए, वो सब दिखाई देना चाहिए। वो उसकी बात है। बहुत खूबसूरती से आपने बताया ये बात, ये डिफरेंस। तो एक प्ले तो आपने खुद भी लिखा है, डायरेक्ट भी किया है और उसमें एक्ट भी किया है, तो और जी शायद वो आकाशवाणी पे भी रिले हुआ था। कोई जी उस जी जी। एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए कुछ। हुआ यूं कि हमारे यहाँ रेलवे वीक मनाया जाता है। सब जानते हैं कि भाई अप्रैल के उसके अंदर रेलवे वीक मनाया जाता है। अच्छा। जब रेलवे पहली रेलवे शुरू हुई थी उसको लेकर के पूरी इंडियन रेलवे के अंदर एक रेलवे वीक मनाया जाता है। तो उसमें तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें अवार्ड फंक्शन भी होते हैं। तो मुझे कहा गया कि एक शॉर्ट प्ले आप लिखो और लिखने के बाद में वो करना है। तो मैंने एक शॉर्ट प्ले लिखा, बहुत हंसी मजाक का प्ले था वो। तो उसको इत्तेफाक से ये आपके हरिराम आचार्य जी के भाई थे, घनश्याम आचार्य, जो आकाशवाणी के अंदर मेरे ख्याल से ड्रामा डिपार्टमेंट उनके पास में था। तो वो वहां देख रहे थे, उसको कवर कर रहे थे या क्या, मतलब वो बहुत आनंदित हो रहे थे। तो जैसे ही प्ले खत्म हुआ तो बोले यार ये किसने लिखा है यार, ये मिलाओ, उससे मिलाओ। तो लोगों ने कहा ये इन्होंने लिखा है, तो इनसे बात कर लें आप। तो मेरी बात हुई घनश्याम आचार्य जी से। तो उन्होंने कहा मुझे मुझे एक प्रोग्राम चाहिए युववाणी के लिए। अब चूंकि टीम का लीडर मैं था, तो जो टीम के लीडर होने के नाते मैंने कहा कि यार ऐसा होना चाहिए कि भाई सब तरह के प्रोग्राम उसमें शामिल हो जाएं, वैरायटी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ना, जिसमें गाना भी हो, म्यूजिक भी हो, प्ले भी हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई युववाणी के लिए आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें वैरायटी प्रोग्राम चलेगा या खाली मेरा प्ले आपको लेना है? बोले वैरायटी हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया माउथ ऑर्गन प्लेयर थे, उनको मैंने कांटेक्ट किया और फिर एक प्ले लिखा मैंने हाथ के हाथ ही, और लिखने के बाद में वो रखा मेरे पास में, और उन्होंने कहा मैं जल्दी संपर्क करूंगा आपसे। तो उन्होंने हमको वो चांस भी नहीं दिया। एक हमारे गजल गायक भी थे, तो वो उनका गजल का भी प्रोग्राम लिया मैंने। तो उन्होंने वो चांस भी नहीं दिया मुझे कि भाई मैं उसको एक दो रिहर्सल निकालूं। बोले आ जाओ फटाफट आ जाओ आकाशवाणी में अंदर, उसके अंदर लगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और जाते के साथ ही उन्होंने बोले अंदर घुस जाओ और इसको पढ़ो, अपने प्ले को पढ़ो। तो मैं अपने साथ 3-4 लोगों को ले गया, जिसमें एक फीमेल आर्टिस्ट भी थी। 3-4 लोगों को ले जाने के बाद में वहां जब हमने शुरू किया, तो उन्होंने कहा बीच में, अरे ये आप थोड़ा सा निकल के इधर आओ, हारमोनियम पे 2 बीट दे दो फटाफट। वो बीट दी। जब शाम को मैंने सुना तो मैं तो चकरा गया बुरी तरह से। मैंने कहा ये मेरी आवाज है। और वो जो हारमोनियम हमने प्ले किया था वो इतना फिट बैठ रहा था,
मजा आ गया उसके अंदर। तो वो प्ले मेरा लिखा हुआ था, उसमें हमने एक्ट भी किया अपने हमारी टीम के साथ में। एक मजेदार रहा बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस। विवरण बताया आपने आकाशवाणी का। और घनश्याम आचार्य जी की जो बात आपने कह दी ना, जी कोइंसिडेंटली कह लीजिए या कैसे, घनश्याम आचार्य जी से मेरा भी किसी जमाने में बड़ा परिचय था। इन्होंने मुझे भी आकाशवाणी में एक बार कुछ पढ़ने के लिए बुलाया था, तो मेरी भी दोस्ती इनसे काफी थी। चलिए जी बहुत पुरानी बात याद आ गई। अतुलेश जी, अब आते जी हैं आपके फिल्म, टीवी और वेब सीरीज के सफर पर। आप जी 7 बॉलीवुड फिल्में, 6 जी टीवी सीरियल्स और 4 वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। इनमें से जी। कौन सा मीडियम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आ, बड़ा पर्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो टीवी सीरियल्स वगैरह जो होते हैं ना, टीवी सीरियल्स वगैरह जी। जो वो आपके घरों तक पहुंचते हैं, वहां से आपको फीडबैक मिलता है। अब बड़े सिनेमा को तो हालांकि आजकल तो सभी प्लेटफॉर्म पे आने लगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म चल गए, सब पे आने जी लगे। जी जी। लेकिन तीनों जगह वो मौज मस्ती और वो बढ़िया आलम रहता है, बड़ा बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट रहता है इनका। मुझे तो तीनों जगह पसंद करने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मेरा लगाव रहा थिएटर से। जो आप ये समझ लो कि ये मूल है उसका। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन लोगों ने फिल्में की हैं, वेब सीरीज की हैं, उन्होंने कभी थिएटर नहीं किया। अब वो हो सकता है कि उनके अंदर कहीं से कोई निखार हो या क्या हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि थिएटर करना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, उम्दा एक्टर्स हैं, नसरुद्दीन शाह कह लीजिए या कोई, ये सब स्टेज से ही निकले हैं और अब अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी हाल ही में आपने एक एन टीवी के लिए शो किया है, दूसरी माँ। इस जी, अनुभव के बारे में बताइए, ये कैसा है? ये बड़ा बढ़िया अनुभव रहा साहब। जी। हालांकि कहानियां आपके इर्द गिर्द ही होती हैं। वो कहानियां कुछ लोगों की नजर में आ जाती हैं, वो राइटर उनको लिखते हैं और किसी हकीकत तक पहुंचते हैं। वहाँ एक अच्छा माहौल आपको मिलता है, मतलब बिल्कुल ऐसा नेचुरल माहौल मिलता है जिसमें आपको कुछ करने को मिलता है कि हाँ भाई ठीक है। मुझे वैद जी का रोल मिला था, पहले पहले रोल मिला था मेरे को जज का इसके अंदर, अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे रोल मिला इसमें वैद जी का। और वैद जी भी एक इस टाइप के वैद जी के पैसे के लिए कुछ भी करना है। ओके। अच्छा। तो तो उसमें ये है कि एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में जैसे रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं, हम्म। और वो गांठें अपने उसकी वजह से पड़ती हैं कि अपनी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती, या कोई ये चाहता है कि मेरी मेरी बड़ाई होती रहे परिवार के अंदर, बाकी के लोग ऐसे ही चलते रहें। और जहाँ कहीं दूसरे की भलाई की बात आती है, या कहीं किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, या कहीं कोई के मतलब ये समझ लो कि किसी की इनकम में फर्क आने लगता है, किसी की रेपुटेशन में फर्क आने, तो एक ऐसा परिवार था जिस परिवार के बीच में ये रहा कि एक साजिश सी चल रही थी। आजकल तो हर एक सीरियल के अंदर आपको साजिश मिलेगी, है ना? तो जी वहाँ वहाँ क्या थे, एक मतलब परिवार की एक सदस्य दूसरी सदस्य को इस बात पे मजबूर कर रही थी कि माँ ना बने। तो वो मेरे पास आती कि मेरे को वैद्य जी कोई ऐसी दवा दे दो, बहुत परेशानी में हूँ, और ये कर दो वो कर दो। बाद में खुलासा होता है कि अरे मैं तो किसी साजिश का शिकार हो गया, मैंने उसको भी दवा दे दी और ये क्या किया मैंने। तो ये कुछ बड़ा मजेदार रहा कुछ अरे सब। वाह। अच्छा, मुझे समझा कि दूसरी बात से मुझे ये लगा था कोई सौतेली मावा का किस्सा होगा। हाँ, कुछ नहीं, कुछ वैसा ऐसा ही है, किसी ने ऐसा ही। अडॉप्ट किया किसी को, लेकिन वो उसको भाया नहीं। दूसरी दूसरी लेडी को ये नहीं भाया कि इसने इसको अडॉप्ट कैसे कर लिया। तो कुल मिलाकर के जब अडॉप्ट कर लिया तो बोले अब इसने अडॉप्ट कर लिया, अब इसके बच्चा नहीं होना चाहिए। तो अतुल जी, कोई ऐसा रोल या करेक्टर जिसे करने की अब भी आपको ख्वाहिश है और कहता है यार ऐसा मेरे को कोई रोल मिल जाए तो मैं जरूर करूंगा, कोई है ऐसा? आ,
बिल्कुल। अभी जो है ना, मुझे करेक्टर एक्टर में कुछ मतलब ऐसा जो एकदम परिवार का मुखिया है और मुखिया होने के बावजूद भी पूरे कमान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार में बिखराव रहता है, वो फिर भी कोशिश करता रहता है। ऐसा कुछ कैरेक्टर मुझे करना है। ये ऐसी तमन्ना है कि भाई वो बराबर परिवार से जूझ रहा है। कभी कहीं संकट खड़ा हो जाता है, कभी कोई संकट खड़ा हो जाता है। कुल मिलाकर के बात ये कि एक ऐसे कैरेक्टर की तलाश है मुझे। नहीं, ये तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा है। अतुलेश जी, आपने एक्टिंग के साथ कई नाटक लिखे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज भी किया है। इतनी जी। क्रिएटिव एनर्जी और इंस्पिरेशन आती कहाँ से है भाई, ये तो बताइए हमें। बस यूँ समझ लो कि मैं करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ, और मैंने एक कोशिश ये की है कि ना थकने की कोई वो ऐसा होना चाहिए कि ज़हन में थकावट नहीं होनी चाहिए। ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है। तो ये कोशिश ही रहती है कि, और दूसरा पीछे ये भी है कि मैं अपने पिताश्री का कुछ अगर 0.05% भी कुछ कर पाऊँ, तो अपने आप को सफल मानूँगा। क्योंकि मेरे पिता के विषय में जब मैं सुनता हूँ, उनके दोस्तों से सुना करता था कि हमारे पिता अपनी बगल में 8 संस्थाओं को दाब के चला करते थे और सबको समय दिया करते थे बावजूद अपनी नौकरी के। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम उतना एनर्जेटिक तो रहूं, और मैं ये सोचता हूँ कि कभी थक कर बैठ गया तो अपने घर लौट जाऊंगा। तो मैं थकने की कोशिश नहीं करता। वाह, क्या बात कही है। एक तरह से आपकी जितनी एक्टिविटीज है, जितनी एनर्जी है, अपने पिता के लिए एक ट्रिब्यूट है। वो जी। आपके साथ रहते हैं और वो एनर्जी आपको मिलती रहती है और आप उससे काम करते रहें। क्या बात कही है आपने। पिता के लिए इससे बड़ी ट्रिब्यूट क्या हो सकती है। कोई बेटा ये कहे कि मुझे सब कुछ उनसे मिल रहा है, एनर्जी भी उनसे मिलती है। क्या बात जी। है। स्कूल टाइम में आप बास्केटबॉल कैप्टन भी रहे हैं। क्या उस टीम वर्क का असर आपके थिएटर ग्रुप या स्टेज लाइफ पर भी पड़ा है। बिल्कुल साहब, टीम वर्क तो आपका सब जगह काम आता है। मतलब एकाकीपन जो है ना, अकेला में एकला चलो वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। एकला चलो में तो मेरे ख्याल से मजा नहीं है। जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं ना, तो सफलता जो सबको मिल करके जो प्रसन्नता रहती है ना, उसका मुकाबला नहीं है साहब। तो सही कह रहे हैं, चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो, चाहे इवन बड़ी बड़ी फिल्में हैं, ये इतने बड़े टीम वर्क ही इनको सबको बनाता है। यही एसेंस है इस सारे काम का। क्रिएटिव कोई भी काम होगा, अकेले बहुत कम चीजें होती हैं। पेंटिंग भले ही आप अकेले कर लो, लेकिन जो मीडिया है, ये सारा टीम वर्क का है। बिल्कुल सही कहा आपने, मजा आ गया। बिल्कुल सर, हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा साहब उनका। हमारे मित्र हैं पंडित हरिहर शरण भट्ट, जी। सितार वादक जो हैं। उनके मुंह से एक वाक्य सुना मैंने, जब से वो मेरे 2001 के अंदर मेरे टच में आए थे, हम्म। मैं उनके संपर्क में आया। तो उनके मुंह से एक बात हमेशा सुनता हूँ कि अतुल जी भाई साहब, मैंने पैसा तो अपनी जगह कमाया है सो कमाया है, लेकिन मैंने आदमी कमाए हैं। अपने व्यवहार से किसी आदमी का आप दिल जीत लो, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये मैंने उनसे सीखा था। बहुत खूब, बहुत खूब। भट्ट जी का नाम बहुत मशहूर है और बहुत आला दर्जे के कलाकार है। जी। आपने प्रशासनिक क्षेत्र और कला दोनों में बेहतरीन काम किया है। आपकी जी। नजर में अब सक्सेस या सफलता की क्या परिभाषा है। क्या क्या कहेंगे आप इसको अगर। सफलता की परिभाषा ये है कि जो काम मिले, प्रसन्नचित्त होकर के उस काम में जुट जाओ। अगर आपसे वो काम नहीं होता है, शुरुआती दौर में ही आपको लगने लगता है कि ये काम आपके उसमें नहीं है, तो आप उसको सीधे सीधे मना कर दो कि भाई ये काम मेरे बूते का नहीं है। अगर आपने काम हाथ में लिया है, तो उसको प्रसन्नता पूर्वक निपटा दो।
और जहां आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है, टीम का सहयोग जरूर लेना चाहिए। अभी अगर यंग लोगों को कोई आप एक मैसेज देना चाहें जो अपने जॉब के साथ पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? एक छोटे से में कुछ बताइए हमें। जब भी काम करें तो कभी तैश में या डिप्रेशन में ना आए। काम करें, काम को एंजॉय करें। बहुत खूब, बहुत सुंदर बात कही है आपने, छोटी सी बात कही है, बहुत ही सुंदर बात। अब हम आखिरी पायदान पे आ गए हैं। अतुलेश जी, आज आपके साथ बातचीत करना वाकई एक शानदार अनुभव रहा। आपका जीवन ये सिखाता है कि अगर जुनून सच्चा हो तो कोई उम्र, कोई काम, कोई सीमा आपको अपने सपनों से नहीं रोक सकती। रेलवे की ड्यूटी से लेकर मंच और कैमरे की चमक तक आपका सफर मेहनत, लगन और कला से भरा हुआ है। आप जैसे कलाकार आज भी नई पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पैशन कभी रिटायर नहीं होता। अतुलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आज मुझे आपने मेरे से संपर्क किया, बातें साझा हुई और एकदम रिफ्रेश हो गया। ये यकीनन ये मानिए है कि मैं वाकई में अपने आप को और ज्यादा यंग महसूस करने लगा हूं आपके साथ बात करके। वाह, क्या बात है। और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए इंसान के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हर आवाज के पीछे होती है एक कहानी।